अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट इन ईयर 2021। पाकिस्तान के लिए ये साल शुरुआत तो इतनी अच्छी नहीं रही। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में था जहां पाकिस्तान को कुछ मैचेस में शिकस्त हुई, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती गई। यहाँ तक कि वर्ल्ड कप में जब हमारी टीम पहुँची तो तवक्कुआत से बढ़ के कारकर्दगी दिखाई। आज के इस प्रोग्राम में सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार आलिया रशीद साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। उनके साथ मिलकर पूरे साल का रिकैप करेंगे और फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा एक्साइटिंग 2022 आ रहा है जनाब, उस पर बात भी करेंगे। ICC अवार्ड्स भी आज अनाउंस हुए हैं, उसमें कुछ मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हमेशा की तरह मुझे लग रहा है नाइंसाफ़ी हो गई। क्या ऐसा ही है? आलिया से जानेंगे और उसके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। पहले आलिया, आपको बहुत बहुत खुशामदीद और बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी गफ्फार। हमेशा अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में आना, सब दोस्तों के प्रोग्राम में जाना अच्छा लगता है। और जहाँ क्रिकेट की बात हो रही है वहाँ तो आपको पता है हमेशा हम बड़े शौक से जाते हैं। बिल्कुल, और बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट के हवाले से। तो पाकिस्तान का ईयर का ऑब्वियसली कह सकते हैं इख्तिताम तो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन शुक्र है कि हम इंग्लैंड के फैंस नहीं हैं, वरना जो हाल इंग्लैंड का आज हुआ है एशेज़ के अंदर आलिया, आई थिंक डिज़ास्टर। और पाकिस्तान पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इंग्लैंड 11 दिनों में ही तकरीबन समझ लीजिए कि टोटल एशेज़ के जो 11 दिनों में 3 मैचेस ये, उससे पहले 9 दिन में फैसले हुए। अनबिलीवेबल जो इस तरह वो आज जो है वो बिल्कुल 68 पे ऑल आउट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग रहा है उनका जो सफ़र है एशेज़ का। क्योंकि देखिए एशेज़ जो है बेसिकली उसका जो चार्म है वो किस चीज़ का है कि दो दुनिया की बेहतरीन टीमें फाइट करती हैं, और वो फाइट हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ही वन साइडेड मैचेस हो गए हैं। और इंग्लैंड जो है जितना वाइट बॉल में इतना अच्छा करते रहे, शायद ज़्यादा फोकस उनका उधर चला गया है, या जो रूट के ऊपर उनका सिर्फ इन्हिसार बहुत बढ़ गया है कि बाकी कोई प्लेयर जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और जो रूट भी उस तरह नहीं खेल सके जिस तरह से उनसे तवक्को की जा रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने टोटल, जिसको कहते हैं ना, टोटल डोमिनेशन अपनी दिखाई है। होम ग्राउंड का तो गफ्फार हमेशा एडवांटेज होता है, आप उसको निगेट नहीं कर सकते इस चीज़ को। लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल ही इस तरह आसानी से हार मान लेगा। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि दोबारा से अपनी टीम को जो है वो रीअरेंज करें और देखें कि उनके कहाँ कहाँ काम करने वाले हैं, कहाँ कहाँ कमज़ोरियाँ हैं। हालांकि आप देखिए कि जिमी एंडरसन जो है वो अभी भी अच्छी बॉल कर रहे हैं, वो बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में बहुत इशू आ गया। और स्टोक्स बिल्कुल उस कलर में, उस फॉर्म में नज़र ही नहीं आया जो उनका खासा है, जितने वो दुनिया के बड़े सबसे बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं। लेकिन हमने वो परफॉर्मेंस नहीं देखी, शायद उनकी लैक ऑफ मैचेस हैं क्योंकि गैप के बाद वापस आ रहे थे। बहुत सारे इश्यूज हैं जो इंग्लैंड को यकीनन देखना पड़ेंगे। दुख इसमें इस चीज़ का है गफ्फार कि हम जो व्यूअर्स होते हैं ना, जो क्रिकेट लवर्स हैं दुनिया भर में, वो जिस मुकाबले की तवक्को कर रहे होते हैं वो मुकाबला देखने को नहीं मिला। असल चीज़ ये है, और चूँकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे तो आई हेट वन साइडेड मैचेस, तो इसलिए जब तक फाइट ना हो ना तो थ्रिल और उस एक्साइटमेंट आती ही उसी चीज़ से है। बट एनी हाउ ऑस्ट्रेलियंस तो बहुत खुश हैं। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जहाँ तक पाकिस्तान की। जी आलिया, 2021 पाकिस्तान, यही मेरा अगला सवाल था जनाब के आगाज़ अच्छा नहीं था, लेकिन इख्तिताम करते करते बेहतर होते गए। वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला, बांग्लादेश में जीत कर आए, और फिर माशाल्लाह खुशखबरी पे खुशखबरी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़। तो आलिया, अगर हम थोड़ा सा पहले T2021 में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी देखिए, आपके लिए क्या खास इसमें हाईलाइट पॉइंट रहे हैं? एनालिसिस आप कैसे इसका करना चाहेंगी जो हमारा 2021 रहा? मेरा ख्याल है देखिए पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो इस ख़ास तौर पे 2020 के एंड से भी और 21 से भी हमने न्यूजीलैंड का जो है टूर किया, और पाकिस्तान ने जिसको कहना चाहिए पॉकेट्स में अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई। फिर उसके बाद आप साउथ अफ्रीका से जीते हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही हमारे पास। न्यूजीलैंड में फवाद आलम की सेंचुरी एक बड़ी नुमायाँ चीज़ थी। और इसी तरह फिर जो रिजवान हैं, मोहम्मद रिजवान, वो मेरे नज़दीक एक बहुत ज़बरदस्त डिस्कवरी हैं जो इस साल हुए हैं। 2020 के एंड से भी उनका शुरू हो गया था, लेकिन जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस जा रही है और पाकिस्तान टीम ने ओवरऑल जो बेहतर किया, ख़ासतौर पर रिजवान की मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि इंग्लैंड की सीरीज़ में भी वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे पाकिस्तान की तरफ से, फिर साउथ अफ्रीका में भी रहे, वहाँ पे उन्होंने टेस्ट में सेंचुरी भी स्कोर की। तो टेस्ट और T20 में जिस तरह मोहम्मद रिजवान परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बाबर आजम तो माशाल्लाह कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन रिजवान ने हैरान किया है, अपनी प्रोग्रेस से हैरान किया है, अपने काम से, अपने फोकस से, अपनी जिसको कहते हैं ना, उन्होंने इम्प्रूव किया है बहुत ज़्यादा।
तो हम लोग जो तज्जियाकार या जर्नलिस्ट बात करते हैं, जिस पर अक्सर हमारे क्रिकेटर नाराज़ भी हो जाते हैं ट्विटर पर ख़ास तौर पे, तो वो यही है कि जिसमें हम सब ये तवक्को कर रहे होते हैं एज ए नेशन कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो इम्प्रूव करें। हमें दी बेस्ट चाहिए, हमें तबीयतन मिजाजन हम फाइटर्स हैं, हम रिजिलियंट हैं, हम चाहते हैं कि हमारी टीम इतना शानदार करे कि जहाँ कमज़ोरियाँ हैं उनको वहाँ कवर करे। तो उसकी एक अमली तस्वीर मैंने मोहम्मद रिजवान की शक्ल में देखी है, बाबर आजम की शक्ल में और मोहम्मद रिजवान की शक्ल में। तो बहुत इम्प्रेस किया इन दोनों प्लेयर्स ने। और हाईलाइट अगर आप इस साल की कहें तो पॉजिटिव हाईलाइट में इंडिया को जो हराना है वर्ल्ड कप में T20 में, वो आई थिंक, और वो भी 10 विकेटों से, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जितनी भी पाकिस्तान टीम की तारीफ़ की जाए बहुत कम है। और जो उतार चढ़ाव आए हैं उसमें आपके ज़ाहिर है कि मिसबाह उल हक और वक़ार यूनुस का अचानक जाना, उसके बाद क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस आती हैं, वसीम खान भी चले जाते हैं, रमीज़ राजा आते हैं और एक नई अप्रोच और फ्रेश अप्रोच के साथ आते हैं। और हमने देखा कि उस फ्रेश अप्रोच के नताइज हमें नज़र आए हैं। बाकायदा वर्ल्ड कप पे जाने से पहले उन्होंने जिस तरह लड़कों से बात की और उनसे कहा कि जी फेयरलेस क्रिकेट खेलो, फेयरलेस क्रिकेट खेलो, और वो चीज़ हमने देखी कि हमें वर्ल्ड कप में नज़र आई। मेरा ख्याल है बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है कि हम जो ऑस्ट्रेलिया से हार गए। बाय द वे ऑस्ट्रेलिया में भी सेमीफाइनल में भी रिजवान ने मेरा ख्याल है 68-69 रन किए थे। तो हम इस पोजीशन में थे कि हमें जीतना चाहिए था, हमें वो ये टाइटल हमारा बनता था इस दफ़ा। लेकिन एनी हाउ चल रही है, अभी कारवां चल रहा है, मंजिल मिलेगी इंशाल्लाह। अगला साल फिर वर्ल्ड कप का T20 का ऑस्ट्रेलिया में है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। फिर बीच में गफ़ार जो सेटबैक था वो न्यूजीलैंड का जाना और फिर इंग्लैंड का उनको फॉलो करते हुए ना आना, पाकिस्तान का टूर ना करना, बड़ा शदीद धचका था। ख़ास तौर पे रमीज़ को तो अभी 2-4 दिन ही हुए थे जब उन्होंने अपना ओहदा संभाला था चेयरमैन का, और जिस तरह से एकदम से न्यूजीलैंड आके चंद घंटों पहले चली गई, ये बहुत ही बड़ी एक अजीब तरह की सिचुएशन थी जिसमें समझ नहीं आ रहा था कि आप रिएक्ट कैसे करें। पक्का दिल तोड़ के गए हमारे वो, पक्का बहुत बहुत ज़्यादा। और मज़े की बात यह कि कोई ऐसी कंक्रीट चीज़ ही नहीं निकली। मतलब बंदा कहता है ना कि कोई सिक्योरिटी का इशू हो गया, वंडरफुल टर्नअराउंड फॉर पाकिस्तान। वर्ल्ड कप अधिकार कर देगी, उसके बाद कम से कम मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि फौरन ऑस्ट्रेलिया इस वाक़े के बाद भी आने का ऐलान कर देगा। इंग्लैंड 60 T20 मैचेस और इसके साथ वेस्ट इंडीज़ से जून में आना है, फिर न्यूजीलैंड भी आ रहा है। बल्कि हम तो अपने स्पोर्ट डेस्क से बात भी कर रहे थे, कुछ हम जर्नलिस्ट फ्रेंड शैशर स्टेडियम में कल बात कर रहे थे कि भाई लगता है कि 2022 में हमें छुट्टियां नहीं मिलने वाली, इतनी क्रिकेट आ रही है 2022 में। आई रियली होप कि सारी टीमें अपना वादा पूरा करके वापस आ जाएं पाकिस्तान खेलने के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस हम सब पाकिस्तानी यही तवक्को कर सकते हैं कि इंशाल्लाह जो कमिटमेंट की गई है। अब थोड़ी सी कोविड की भी सिचुएशन ऐसी है ना गफ़ार, कि उसको भी देखना पड़ेगा। और आपको पता है ये टीमें एक तो वैसे ही उनके मिजाज नहीं मिलते हैं, और अगर ज़रा सा कोई इशू उनको मिल जाए तो वो फिर इधर उधर बात हो सकती है। लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। नया साल चढ़ने वाला है, बिल्कुल नया साल है, नई उम्मीदें, नए वादे हमारे साथ जो हुए हैं उनके ऊपर हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। साथ साथ आप देख रहे हैं कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारी स्क्रीन के बीच में मौजूद है। पाकिस्तान के जितने टॉप परफॉर्मर्स हैं इस साल पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, तो जनाब रिजवान और बाबर पाकिस्तान टीम के लिए एक ऐसी जोड़ी बन के सामने आए हैं कि इनके सामने सारी जोड़ियां फीकी पड़ गई हैं। अल्लाह को कहते हैं ना, कहने को दिल चाह रहा है इन सबकी, इन दोनों की परफॉर्मेंस पर। 2021 ट्रूली रिजवान का साल रहा, लेकिन बाबर भी उनके साथ साथ चलते रहे। इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान टीम को कई कामयाबियां दिलाई। 152 कोई आउट नहीं, और रिजवान बाबर की शानदार कारकर्दगी। आई थिंक ये 2021 में नहीं बल्कि 2024-25 तक भी शायद लोग इसको देखा करेंगे, जो कि पहली कामयाबी थी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ। तो जनाब पाकिस्तान की ओपनिंग T20 जोड़ी जिसमें रिजवान और बाबर शामिल हैं, 1326 रन रिजवान के हैं सबसे ज़्यादा T20 के अंदर, बाबर आजम के 939। आलिया ट्रूली जो हमें ज़रूरत थी कि बाबर का जो इमरजेंस था उसके बाद कोई एक ऐसा प्लेयर उनको आके सपोर्ट करे, बट क्या ही कमाल हुआ कि ना सिर्फ सपोर्ट की बल्कि शायद हम थोड़ा सा सेफली भी कह सकते हैं कि कई मौके पर तो रिजवान बाबर से भी आगे निकल गए। यकीनी तौर पे ऐसा हुआ है, इसलिए कि रिजवान को विजरन जो बेस्ट क्रिकेटर्स हैं 5 उसमें भी उनको पिक किया गया है। ये बहुत बड़े ऑनर की बात होती है। फिर वो दुनिया के वाहिद पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने T20 में 2000 रन जो हैं वो कैलेंडर ईयर में कर लिए हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ये अच्छी बात हुई, और यहाँ पे क्रेडिट हमें ज़रूर मिसबाह उल हक को देना चाहिए, जहाँ हम लोग बहुत उनकी बुराइयाँ भी करते हैं। वो ये कि उन्होंने रिजवान को उनकी यूटिलिटी उनको समझ आई कि ये प्लेयर ऐसा है कि ऊपर खेलेगा। हालांकि आपको पता है हम सब मिलके ये भी शुरू में हमारी एक परेशानी थी
कि क्या हम पावर प्ले को उस तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, क्या हमारा स्ट्राइक रेट उतना बेहतर होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिस तरह आप करते हैं ना कि अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाते हैं, ये इन दोनों ने किया कि विकेटें हाथ में रखेंगे, कोई बात नहीं, लोगों को कहने दो स्ट्राइक रेट का मसला और पावर प्ले का मसला, एंड ऑफ द डे अगर आप मैचेस जीत जाएं और फिनिश कर जाएं तो फिर सबको सब कुछ भूल जाता है। और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई है अभी तक। तो जो एक सॉलिड पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में आई, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त है। और गफ़ार, मैं भूल ना जाऊं, मुझे उस जो एक लम्हा था उसकी बहुत तारीफ़ करनी है जब विराट कोहली आए थे इंडिया के मैच के बाद, और जिस तरह उन्होंने बाबर को और रिजवान को हक किया और मुबारकबाद दी, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक बेहतरीन मुजाहरा था। और सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी और रिजवान किस कदर पुरजोश होकर उनको हक कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे प्लेयर्स जो कि मुल्क के लिए सोचते हैं, वो सिर्फ अपना नहीं सोचते, सेल्फिश नहीं खेलते, और फिनिश भी करने की ताकत और हिम्मत रखते हैं कि अगर ठीक है हम पे अगर मैच पड़ा है तो हमने इसको खेलना है, हमने आगे लेके जाना है। ये जो सोच है ना, ये मुझे एक्चुअली रिजवान का मद्दा बना देती है कि हम जो भी सिचुएशन है हम उससे निकल जाएंगे और पाकिस्तान को जितवाएंगे। और मेरा ख्याल है हमारे जितने भी नौजवान प्लेयर्स हैं उनको रिजवान और बाबर से ये ज़रूर सीखना है कि न सिर्फ आपने अपनी स्किल पे काम करना है, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना है, आपने अपनी अप्रोच पे भी काम करना है, और उसी से आपको इज्जत मिलती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही मेरा सवाल भी था आलिया कि आपने जो विराट कोहली की बात की, क्लियरली लग रहा था जब आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हैं तो आप रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, ना सिर्फ अपनी टीम में बल्कि ओपोनेंट भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो रिस्पेक्ट हमें विजिबली दिखाई दी। और फिर उसके बाद जो आपने बात की, मेरा भी आपसे यही सवाल भी था और मेरा अपना एक कमेंट भी इस पर यह है कि इन दोनों की परफॉर्मेंसेस के साथ साथ ये रोल मॉडल्स बने हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए। प्रॉपर बैट्समैन हैं, प्रॉपर शॉट खेलते हैं, कोई बहुत फ्लैम्पॉइंट या कोई शॉर्टकट वाली अप्रोच नहीं है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस हैं। और मुझे लगता है कि इससे बेस्ट रिवॉर्ड ये हुआ कि हमारा वो स्टिग्मा भी टूटा कि शुक्र है हम भारत से इस साल जीत गए। और मुझे लगता है इस तरह सिर्फ 2022 बल्कि आने वाले कई सालों तक ये हमें मेंटली बड़ा रिलैक्स रखेगी चीज़, और हम बेहतर होते जाएंगे। बिल्कुल, आप देखिए इसीलिए दुनिया में तारीफ़ें हो रही हैं। मगर इसके साथ साथ जो गफ़ार, अगर आप क्रिकेट में सीखते नहीं है ना तो आप बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं। ये जो सीखने की ख्वाहिश है और जो एक परसू ऑफ एक्सीलेंस होती है ना, उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए हमारे पास फ़ख्र भी हैं, हमारे पास शर्जील भी हैं, हमारे पास बड़े बड़े ओपनर्स, अच्छे प्लेयर्स हैं, यकीनन वो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन यहाँ पे जिस अपॉर्चुनिटी से रिजवान ने फ़ायदा उठा लिया वो यही थी कि ये लोग उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। ख़ासतौर पर फ़ख्र को मेरा ख्याल है जितने चांसेस मिले हैं, ठीक है उन्होंने वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, T20 की बात कर रही हूँ, उसमें फ़ख्र जो है ना अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं परफॉर्म कर सके जिस तरह हम उनसे तवक्को कर रहे थे। तो उस चीज़ को फिल करने के लिए मेरा ख्याल है कि आपने अगर एक ऐसा प्लेयर जो कि आपको 5वें 6ठे नंबर पर नहीं उतना सूटेबल लग रहा, तो ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला था जिसकी वजह से रिजवान को वो स्लॉट मिली है। और पाकिस्तान की ओपनिंग का आप देख लें, इशू कितना ज़्यादा हमेशा से रहा है, हमें ओपनिंग का मतलब हर फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा इशू रहा है। तो ये अच्छी बात है और अल्लाह करे कि एक लंबे पीरियड तक ये मोमेंटम लेके चलें और पाकिस्तान को फतूहात दिलवाते रहें। खामियों की भी थोड़ी सी ज़रूर कमज़ोरियों की बात करनी चाहिए गफ़ार। जो रिजवान है उनको अपने ऑफ साइड पर काम करने की ज़रूरत है, उनको अपने थोड़े से शॉट्स जो हैं वो डेवलप करने की ज़रूरत है। बाबर जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, उनकी रिस्ट जो है वो इतना अच्छा काम कर रही है कि उनकी जो एक शॉट्स खेलने की जो रेंज और डोमेन है वो बढ़ गई है। लेकिन लेफ़्ट आर्म स्पिनर पे उनकी कमज़ोरी हमें अभी भी नज़र आती है। तो इन चीज़ों पे जहाँ जहाँ आपको काम करना है वहाँ पे ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हम अब स्टार बन गए हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे प्लेयर्स का जो सीखने का प्रोसेस है वो रुके नहीं और वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाते रहें ताकि दुनिया कहे कि हाँ ये नंबर 1 प्लेयर्स हैं। तो यही तवक्कुआत है। मिडिल ऑर्डर भी हमारा अब डिपेंड करता है। एक चीज़ जो मुझे नज़र आई है जिसको मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाह रही थी गफ़ार, वो ये है कि जो टेस्ट क्रिकेट में हमारी बॉलिंग है ना वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। उसको हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास नए बॉल में शाहीन जो है उनके ऊपर अकेले ये बोझ है, क्या उनके साथ कोई दूसरा प्लेयर, क्या वसीम जूनियर को हम प्रमोट कर सकते हैं या उनको तैयार कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि पुराने गेंद से मिडिल ऑर्डर में तो वो बहुत हमें मिल रहे हैं। हसन अली भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। डेथ ओवर्स की टेस्ट क्रिकेट में ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमने ये देखा न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी अगर आप जहन में रखें, लंबे पीरियड पे जब ऊपर से नई गेंद के साथ विकेटें मिल गई
उसके बाद जो पीरियड है ना, उसमें अगली टीम स्कोर कर जाती है और हमें मार पड़ती है। अभी मुझे लग रहा है कि हम उस मरहले में हैं जहाँ पे जाहिर है कि जो नौजवान बॉलर्स हैं वो भी सीखने के ही प्रोसेस में हैं और थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मगर ये ज़रूर देखना होगा, ये एक सेपरेट इशू है। ठीक पॉइंट किया, क्योंकि तीसरा जो हमारा फास्ट बॉलर है उसकी हमें जो है एक तलाश है, क्योंकि हसन और शाहीन की परफॉर्मेंस तो बहुत आउटस्टैंडिंग। आलिया ने चूंकि टेस्ट क्रिकेट का जिक्र कर ही दिया, हमने T20 की बात की थी, सो आलिया हमने टेस्ट क्रिकेट की बात की और यहाँ पर अभी हमने स्टैट्स कुछ निकाले हुए हैं कि हसन अली की 8 मैचेस में 49 विकेटें हैं और शाहीन शाह अफरीदी की 9 मैचेस के अंदर जो है वो 47 विकेटें हैं, जबकि काइल जेमिसन ने, अच्छी बात है, वही इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग यंग फास्ट बॉलर फ्रॉम न्यूजीलैंड, पर 5 मैचों में 27 विकेटों पर वो ICC अवार्ड्स में नॉमिनेट हो गए। बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि एक लॉन्ग रन भी बड़ा ज़रूरी होता है, फिर वो दोनों टॉप 3 में हैं और जेमिसन बैठे हुए हैं टॉप विकेट टेकर में 10वें नंबर पे। आपको लगता है ये ठीक डिसीजन हुआ है, नॉमिनेशन सही है ये ICC अवार्ड्स में? अब मेरा ख्याल है, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने आज इसको देखा नहीं इस रिपोर्ट को, कि क्या ये सिर्फ वाइट बॉल के लिए हो रहा है, ये टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेशन हुई है जो आलिया, जिसके अंदर काइल जेमिसन को शामिल किया गया है अलॉन्ग जो रूट, अश्विन और करुणारत्ने, मतलब एक फास्ट बॉलर इसमें मौजूद है। 5 मैचों में आलिया उनकी 27 विकेटें हैं इस पूरे स्पैन में और 10वें नंबर पर हैं, जबकि शाहीन नंबर 2 पर हैं जिनकी 47 हैं, हसन की 41 हैं। ठीक है, अश्विन को 52 विकेटों पे शामिल किया गया, वो ठीक है, वो टॉप विकेट टेकर हैं। इट्स लुक वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली। लेकिन मेरा ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो तो डिजर्व करते हैं। ये किस बेस पे उन्होंने किया है ये समझ में नहीं आई बात कि क्या, इसलिए मैं पूछ रही थी कि इसकी डिटेल्स क्या हैं। मेरा ख्याल है इस पे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बात करनी चाहिए ICC से। ये तो अनफेयर है कि हमारा प्लेयर जो है वो 47 विकेटें लेके 9 मैचेस में आप उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज डिसीजन एक्चुअली, समझ नहीं आई मुझे। ICC अवार्ड की आलिया बहुत सही होता है, तफसीलात भी जब आपके साथ ब्रेक के बाद शेयर करता हूँ। और साथ साथ आपने बिल्कुल ठीक कहा, आई थिंक मेरा भी पॉइंट है का जो भी फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बात करनी चाहिए, क्योंकि ICC अवार्ड्स ऑफ द डेकेड जब हुए थे तब भी बहुत सारी कंप्लेंट थी पाकिस्तानी फैंस को कि शायद फेयर नॉमिनेशन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नहीं की गई। तो आलिया 2021 में जाते जाते पाकिस्तान टीम के कुछ मैचेस ज़रा आखिर में नहीं थे, तो जिस बात पर ज़्यादा तस्करा हो रहा है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा और उनका जो ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया है। एक बड़ी मैसिव स्पॉन्सरशिप उनको मिली है 37 करोड़ की, और कराची में भी उस स्टेडियम में भी गए थे। इस पर डिवाइडेड है ओपिनियन, कुछ लोग समझते हैं कि ठीक है एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, कुछ कहते हैं शायद हम अपनी टीमों को ट्रैवल करा लें, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। आपकी क्या राय है ड्रॉप इन पिचेस का एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन पाकिस्तान? ये आइडिया के लिहाज से तो अच्छा है, क्योंकि जिस तरह रवीज़ का पॉइंट मुझे समझ में आया है वो ये है कि हमारी पिचेस पे बाउंस नहीं होता, मूवमेंट नहीं होती, तो ड्रॉप इन पिचेस जो हैं वो जो मट्टी क्ले उसमें बनता है, मेटल का क्ले होता है जिसके अंदर वो रखा जाता है। शायद उसका एक एडवांटेज जो है वो ये हो सकता है कि हमारी जो नॉर्मल पिचेस होती हैं ना उनको खूब रगड़ा लगता है। आपको पता है कितने कितने मैचेस उनके ऊपर खेले जाते हैं, तो उनमें वो जान नहीं रहती, जिसकी वजह से गालिबन ये डिसीजन लिया गया है। मैं कहती हूँ किसी भी नई चीज़ को आप वेलकम करें, अगर बेहतरी के लिए कोई चीज़ हो रही है तो उस पर रिलक्टेंट होने की ज़रूरत नहीं है, उसको अप्रिशिएट करें कि अगर ऐसा हो रहा है। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ इशू क्या है? इशू ये है गफ़ार के अल्लाह मग़फ़रत करे, बशीर साहब थे जो हमारे क्यूरेटर थे, आज मैं उनका इसलिए नाम ले सकती हूँ कि वो हयात नहीं है, और क्रिकेट बोर्ड में और भी बेशुमार जो क्यूरेटर्स काम करते हैं उन सब से मेरी बातचीत होती है, इसलिए मैं पूरे वसूख से ये बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान में जो रमीज़ को देखना चाहिए ज़्यादा, वो इशू ये है कि आपके क्यूरेटर्स जो हैं वो बाकायदा इंस्ट्रक्शंस उनको मिलती हैं प्लेयर्स की तरफ से, ठीक है, और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं इस चीज़ में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, कि जी पिचेस कैसी होनी चाहिए। उनके जो कोचेज़ हैं और या दूसरे जो क्रिकेट बोर्ड से मुतल्लिक़ा लोग होते हैं वो वहाँ पे इस चीज़ को नहीं ज़्यादा देखा जाता कि हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है, हमने अपनी टीमों को ग्रो करना है, हमने हर तरह की कंडीशन में खेलना है। उसके बजाय ये होता है कि हर बंदा ये चाहता है कि ठीक है बैटिंग पिचेस मिल जाएं और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, सेंचुरीज बनाएं, इस लोगों की नज़र में आए, मीडिया की नज़र में आए और सिलेक्शन हो। तो इसको पूरे प्रोसेस को देखने की ज़रूरत है। मेरा पॉइंट इसमें सिर्फ ये है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंतहाई ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को देखें कि एक्चुअली ख़राबी कहाँ है। अच्छा, फिर एक मुझे बात और बताइए, करोड़ों रुपए, आपको पता है एक मैच पे करोड़ों रुपए लगते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मैच हो आप उसकी जो पिच की रखवाली है वो करने वाले को आप 10,000 रुपये पे रखते हैं,
उनका क्या इंटरेस्ट रह जाता है और उनको आसानी से खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं होता और उनको प्रेशराइज करना मुश्किल नहीं होता। बड़े बड़े हमारे जो हैं इसके लिए तो कोई महंगा शख्स ही रखना पड़ेगा, अच्छे बड़े 37 करोड़। आपको हैरानगी हुई थी सुनकर वैसे ये रकम? नहीं, मुझे इसलिए हैरानगी नहीं हुई कि इसके ऊपर मैंने स्टडी किया हुआ है और देखिए इंग्लैंड में भी जो है ना ये वो पिचेस नेट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेशनल में इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कॉस्टली है गफ़ार। ये 37 सिर्फ पिचेस बनने में नहीं है, उनका एक हीटेड ग्रीन रूम होता है जिसको कि आप, चूंकि वहाँ पे तो विंटर्स में नहीं खेलते ना, समर्स में क्रिकेट खेली जाती है, हमारे यहाँ तो पूरा साल अब क्रिकेट चल रही है, तो उस हीटेड रूम में इनको रीग्रो करने के लिए रखा जाता है। उसकी बड़ी पूरा होमवर्क और बड़ी प्लानिंग होती है, आसान चीज़ नहीं है उसको मेंटेन करना भी। तो मुझे तो उसके आने पर कतई कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी ज़्यादा ख्वाहिश ये है, या हम सब की जो क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि जो क्रिकेट का सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम है, उसको इम्प्रूव करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। चाहे वो सिलेक्शन का प्रोसेस हो, चाहे वो हमारे पिचेस बनाने का डिसीजन हो, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। ये तो आप दुआएं दें इमरान खान साहब को कि वो प्राइम मिनिस्टर बन के उन्होंने रमीज़ को रखा है या जिनको भी रखा, मगर वो ये चाहते हैं कि क्वालिटी इम्प्रूव हो, क्वालिटी पे हम जो है ना वो काम नहीं करें। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ पिचेस जिम्मेदार नहीं होती। आपका एक स्पिनर जो बहुत अच्छा है या एक फास्ट बॉलर जो अच्छा है वो एक दफ़ा विकेट ले रहा है, कोई दूसरा उस पर नहीं ले रहा, तो इसका मतलब है जो प्लेयर की अपनी स्किल है उसकी अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते, उसके ऊपर काम करें क्या। और फिर जो हमारे कोचेज़ हैं, क्या उन कोचेज़ को उन पिचेस के ऊपर किसको कहाँ किस तरह से सिलेक्ट करना है और कौन वहाँ ज़्यादा कामयाब हो सकता है, क्या इतनी सेंस उनको है या नहीं। मैं मतलब बहुत माजरत के साथ बड़े अदब से ये बात कर रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता जाता, लेकिन मुझे जो नज़र आता है वो ये आता है कि हमारा जो एक पूरे सिस्टम चलाने वाले लोग हैं ना, उनको खुद बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और ये वो लूप होल्स बन जाते हैं जिसकी वजह से हमारे निज़ाम में खामियां जो हैं वो नुमायां होना शुरू हो जाती हैं। निज़ाम की खामी का आपने बात की, तो हमारा जो कायदान ट्रॉफी का इस फाइनल चल रहा है और इतना इस पर बात हुई, पूरा सिस्टम रीवैम्प हुआ, फाइनल से 2 दिन पहले आपकी दोनों फाइनलिस्ट टीमों को 5 स्टार होटल से उठाकर लिटरली गाड़ियों में बिठाकर 3 स्टार होटल में जाके रहना पड़ा। खिलाड़ी बुरी तरह इस पर जो है वो नाराज़ हैं और मुझे पता चला कि वो बड़े अपसेट भी हुए। नाउ दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटमेंट कि बहुत सारी बातें, और उसी होटल में जहाँ से इनको घर भेजा गया, सुबह 11 बजे वहाँ चेयरमैन पीसीबी और चीफ एग्जीक्यूटिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जी, बड़ी नॉन प्रोफेशनल किस्म का ये कंडक्ट रहा है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। इसलिए कि आपको तो कायदम ट्रॉफी के मैचेस का पता है, यानी क्रिकेट बोर्ड को तो पता ही है जो प्लान कर रहा है कि कब तक मैचेस होने हैं, तो आप ये जो इनका लॉजिस्टिक वाला बंदा है, मेरा ख्याल है उससे कोई मिस्टेक ऐसी हुई है। और देखिए आदमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, इवन वो तो प्लेयर्स हैं ना, और वो उसमें भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं। हम लोग अगर आम लोग भी किसी अच्छे होटल में हों और हमें कोई ऑर्डर कर दे कि चलो जी निकलो यहाँ से क्योंकि अब आपका टाइम ख़त्म हो गया, तो आप बड़ा ह्यूमिलिएशन होती है, आप बुरा फील करते हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी मिसाल कायम नहीं की, लेकिन आई एम श्योर कि क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम देखेगा, तवज्जो देगा, क्योंकि प्लेयर्स को सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे ही आपको सही डील नहीं करना होता। इसी चीज़ की तरफ बार बार निशानदेही कर रही हूँ कि हमें नीचे से जो निज़ाम ठीक करना है उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। उसमें इवन उनकी जो मीडिया हैंडलिंग है वो भी होनी चाहिए हमारे प्लेयर्स की, ताकि उनको पता हो कि जब कल वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके बात करें और मीडिया को फेस करें तो उनको कैसे जवाब देने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2021 का तस्करा तो हमने कर लिया, लेकिन अब नया साल आने में चंद ही दिन बाकी हैं। नया साल, नई उम्मीदें, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो बहुत कुछ है साल में, बहुत सारी जो है एक्साइटिंग न्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हमने अभी से जो है वो कहते हैं ना कि एक ईमान है हमारा कि बस ये सब हो जाए। हाल मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अल्लाह करे सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान में हो जाएं, तो इंशाल्लाह 2022 का जब हम आखिर में प्रोग्राम कभी कर रहे होंगे तो आई थिंक बहुत कुछ होगा पाकिस्तान के बारे में बात करने का। बस ट्रस्ट लेवल ये है, अल्लाह करे ये वादे पूरे हो जाएं इंशाल्लाह। बिल्कुल अच्छे की उम्मीद ही रखनी चाहिए गफ़ार हमेशा। और ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता है इतने सालों के बाद आ रही है। ऑस्ट्रेलिया तो अभी ये पिछले 10 सालों वाली बात या श्रीलंका के अटैक की वजह से नहीं, उससे पहले से ही नहीं आ रही थी। मेरा ख्याल है लास्ट टूर उन्होंने 2003-04 में किया था। तो ऑस्ट्रेलिया का आना कामयाबी है। जितनी भी टीमें हैं, इंग्लिश टीम हो, ये सब टीमें जो आ रही हैं, वेस्ट इंडीज़ आए उनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, बांग्लादेश
लेकिन जो असल ज़्यादा नज़रें हैं वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के ऊपर हैं। बिल्कुल। पीएसएल पे भी हम बात कर सकते हैं कि पीएसएल की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और हमारा नौजवान प्लेयर्स जो हैं वो इससे निकल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ जो है वो सही मानों में चैलेंजिंग होगी और उसको कैसे हम टैकल करते हैं ये क्योंकि पाकिस्तान की टीम में एक फ्रेश अप्रोच नज़र आई है गफ़ार, और जो एक रूह उनमें फूंकी गई है वो इस चीज़ की नज़र आती है कि वो थोड़े दलेर नज़र आ रहे हैं। वो उस तरह से बॉक डाउन नहीं हो रहे, उनका हार भी रहे हो मैच तब भी ये नहीं होता कि वो बॉडी बिल्कुल उनकी गिर जाए और वो छोड़ दें, गिव अप कर दें। वो लग रहा है कि अब हमारी टीम में वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही हैं कि वो फाइट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमें मतलब कामयाबी है क्रिकेट बोर्ड की, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि एहसान मानी और वसीम खान ने बहुत काम किया है पीछे इन क्रिकेट बोर्ड्स के साथ जो अब आ रहे हैं, जिनकी कमिटमेंट्स हैं, और इसका फल खाने का वक्त है। अल्लाह करे कि वो लोग आएँ। हमें सिर्फ एक काम करना है गफ़ार कि हमने अपनी क्रिकेट को ऐसे डिज़ाइन करना है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान प्लेयर्स हैं, ये बात करते हुए हैदर अली मेरे जहन में हैं कि इनको हमने फोर्स करना है कि वो अपनी स्किन से बाहर आके अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ बड़ी परफॉर्मेंसेस दें, क्योंकि सलाहियत सबके अंदर है। हर प्लेयर जो है बासलाहियत है, तभी वो नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट होता है। लेकिन असल चीज़ आती है प्रेशर हैंडल करने की, और फिर कहीं आपकी टेक्निक, कहीं आप यहाँ मैं ये बात करती चलूँ कि हम प्लेयर्स को थोड़ा कंफ्यूज भी कर रहे हैं, हम लोग खुद कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको ये कह रहे हैं कि आप T20 की तरह सिर्फ छक्के लगाओ। हमें ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जो कि गेम अवेयरनेस रखते हों, जो कि हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी हों, बैटिंग भी कर सकते हों, लेकिन ड्राफ्टर भी हों, वो बड़ी इनिंग्स भी बना सकते हों। तो हैदर अली के अंदर या अब्दुल्ला शफीक के अंदर ये जो नौजवान प्लेयर्स आ रहे हैं टीम में, इनके अंदर ये सलाहियतें मौजूद हैं। सिर्फ उनको मोटिवेट करने की और उनके साथ कम्युनिकेशन क्लियर रखने की ज़रूरत है। तो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तो बहुत ही एक्साइटमेंट है हम सब के अंदर कि हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सीरीज़ देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी। तो पाकिस्तान टीम एक ज़बरदस्त टीम जो है ना उसमें डेवलप होती नज़र आ रही है। अब ये उनकी परफॉर्मेंसेस पे पता चलेगा कि टेस्ट मैच में खुसूसन, क्योंकि T20 में तो हम माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है हमें टेस्ट पे और वनडे पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, T20 में पाकिस्तान टीम हमेशा से बड़ी फॉर्मेडेबल रही, लेकिन टेस्ट और स्पेशली अब वनडे में बिल्कुल ठीक होने की जरूरत। तालिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ। आई थिंक चला प्रोग्राम का वक्त कैसे गुजर गया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करनी है वो पूरे साल का रिकैप, तो कभी कभी 1 घंटा नहीं बहुत सारे घंटे कम पड़ जाते हैं, लेकिन उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना फीडबैक आप आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए दे सकते हैं। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।